टोपी शुक्ला राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई कहानी है। टोपी शुक्ला एक ही व्यक्ति का नाम है जो दो दोस्तों की कहानी है। एक है इफ़न, एक है टोपी शुक्ला। इफ़न का पूरा नाम है जरगाम मुर्तजा, ठीक है। और टोपी शुक्ला कौन है? बलभद्र नारायण शुक्ला। अब जो टोपी शुक्ला हैं उनके पिता तेल के व्यापारी हैं और इफ़न किसको कहा गया है? मुर्तजा को, ठीक है। जरगाम मुर्तजा को कहा गया है इफ़न, उसके घर का नाम इफ़न है, ठीक है। उसके पिता कलेक्ट्रेट हैं और उन दोनों की दोस्ती होती है। इन दोनों की दोस्तों की कहानी है और किसके बिहार पे कही गई है? टोपी शुक्ला के बिहार पे की गई है। टोपी शुक्ला इफ़न की दादी से बहुत लगाव रखते हैं। दादी की मृत्यु बाद में हो जाती है, बहुत दुख होता है दोनों बच्चों को और वो चाहते हैं कि काश मेरी दादी मर जाती लेकिन तुम्हारी दादी ना मरती। टोपी शुक्ला को कोई घर में प्रेम नहीं करता है और उसकी पिटाई भी होती है। वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है। इस कारण से उसको कई दिक्कतें आती रहती हैं। सीता नाम की एक नौकरानी है जिससे वो थोड़ा सा अपना दुख हल्का करता है, उससे बात करता है। इसके लिए भी उसको ताना सुनना पड़ता है, डांट खानी पड़ती है। उसके भाई हैं, बहन है, वो भी उसको लगाव नहीं रखते हैं। उसकी स्थिति अपने घर में ऐसी है कि भाई जैसे कोई आउटसाइडर होता है, बाहरी व्यक्ति होता है। अब टोपी शुक्ला को थोड़ा सा जो सुकून मिलता था वो इफ़न के घर मिलता था, उसकी दादी के पास बैठ के मिलता था। उनकी जैसी बोली सीख गया था वो, जिसके लिए उसको दादी की डांट खानी पड़ी। राम दुलारी उसकी मदर हैं, सुभद्रा देवी उनकी दादी हैं, तो डांट खाई, मार खाई और वो थोड़ा सा उद्दंड भी बन गया था। जब हम देखते हैं कि वो अपना कोट जो कि उसके भाई का उसको मिला है, कोट नौकरानी की लड़के को दे देता है और उस लड़के से वो घर वाले वापस ले नहीं सकते, तो टोपी शुक्ला की पिटाई होती है। लास्ट में क्या होता है कि जो इफ़न है उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो चले जाते हैं, सारा परिवार चला गया। अब टोपी शुक्ला बिल्कुल अकेला रह जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो कोशिश करता है फिर से वहीं उसी परिसर में जाने की जहाँ पर कि टोपी शुक्ला इफ़न से मिलने के लिए जाता था। अब इफ़न तो है नहीं, वहाँ पर जो दूसरे अधिकारी आए हैं कलेक्टर, उनके जो बेटे हैं जो उनके साथ के जैसे ही हैं, थोड़े बड़े हैं, कई बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं क्रिकेट। अब जब वो टोपी शुक्ला सोचता है कि चलो मैं इनसे बात कर लूँ, उनके पास जाने की कोशिश करता है, तो वो अपना अल्सेशियन कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो उसका जो दिल कई बार दुखा और अब लास्ट तक भी वो बेचारा प्रताड़ित ही रहा। तो ये कहानी टोपी शुक्ला की है, उसकी दोस्ती की है। और हम अपने घर में कई बार ऐसा हो जाता है कि ना जाने में भी हमारे बच्चे हमारी इच्छाओं के या हमारे तरीके से दबाव महसूस करते हैं। इस चीज़ को हम टोपी शुक्ला की कहानी में दिखाते हैं। कहानी लिखी है राही मासूम रजा ने और इस पाठ का सार यही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिए। हरिहर काका संचयन का पहला पाठ है। हरिहर काका, जो काका कह रहे हैं वो लेखक हैं। लेखक अर्थात कथावाचक, वो हरिहर काका के रिश्तेदार नहीं हैं, पड़ोसी हैं उनके। वो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनसे मिलने के लिए गए हैं और देखते हैं कि काका की स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो काका को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन काका कुछ बात नहीं करते हैं। क्यों? फिर वो उसकी प्रश्न देखते हैं कि क्या पीछे रहा है, कि ऐसे उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो बस पड़े हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं और बातें नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर जो उत्साह था वो सब खत्म हो गया। तो उसके पीछे कहानी बताई जाती है कि हरिहर काका की स्थिति क्या थी, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी और आज जो उनकी दैनीय स्थिति हुई है उसका क्या वजह रही है। तो हरिहर काका 4 भाई हैं और 4 भाइयों में वो दूसरे नंबर के हैं और उनके कोई संतान नहीं है। 2 बार उन्होंने शादी की, शादी के बाद भी उनको नहीं मिली है कोई संतान, सुख नहीं मिला। उनकी जो दोनों वाइफें हैं वो बारी बारी से अकाल मृत्यु को चली जाती हैं, वो फिर अकेले रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन हरिहर काका कहते हैं कि जब संतान सुख है ही नहीं तो क्यों करूं, ठीक है, अब नहीं करना। फिर वो अपने भाइयों बंधुओं में ही रहते हैं और वहीं पे सुख तलाश करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार हरिहर काका थोड़े बीमार हो जाते हैं और बीमार होने की वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर में मेहमान आए थे, अच्छा भोजन मिला था, उन्हें लगा कि कई दिनों के बाद आज मुझे अच्छा भोजन मिलेगा, नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आया और वो थाली पटक देते हैं और गुस्सा करते हैं। तो जो उनके भाई हैं
उनकी जो बहुएं वगैरह से उनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। और हरिहर काका की जो ये वाक्य चल रहा था उसे वहाँ के स्थानीय ठाकुरबाड़ी के महंत तक वो बात पहुँच जाती है। ठाकुरबाड़ी वहाँ की एक ऐसी संस्था है, मतलब जैसे पूजा पाठ के लिए होती है मंदिर के पास वाली परिसर की जमीन और दान से मिली हुई ज़मीनें, वो सब ठाकुरबाड़ी के हिस्से में है। और ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं उनका भी काम है कि वो लोगों से चीज़ें ले लेते हैं जो उनके उपयोग की नहीं है, या फिर दान पुण्य करा के ले लेते हैं। तो वो उनके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं कि तुम यहाँ रहो। उनसे बहुत तरीके से बात भी करते हैं, उनको लालच भी देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहो, ठाकुरबाड़ी में तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हें अच्छा खाना पहनने के लिए मिलेगा, और आप क्या करो ना कि अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दो। अब ये बात चल ही रही थी, उस समय तो कोई प्रेशर नहीं था, दबाव नहीं था। शाम को उनके भाई लोग जब आते हैं काम से, खेती-बाड़ी से, तो उन्हें पता चलता है कि घर में आज क्या कोहराम हुआ, और वो माफ़ी मांग के हरिहर काका को ले आते हैं। कहाँ से ले आते हैं? ठाकुरबाड़ी से। अब ठाकुरबाड़ी के महंत भी ज़मीन के चक्कर में हरिहर काका के, और उनके भाई भी चक्कर में होते हैं। तो जो उनके भाई हैं वो पहले तो सबको डांटते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं और सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जब फिर से उन्हें लगता है कि महंत के प्रेशर में मेरा भाई ना आ जाए, और महंत भी उनको एक बार किडनैप कर चुका होता है ताकि वो ज़बरदस्ती उनसे साइन करा ले, तब क्या होता है, उनके भाई भी किसी अपने रिश्तेदार को बुलाकर उन पे प्रेशराइज करके उनको अंगूठा लगवाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पुलिस वाले आ जाते हैं, वो मतलब वो वहाँ से भाग के निकल जाते हैं। पहले पुलिस वाले आए थे जब महंत के यहाँ उनको बंधक बनाया गया था हरिहर काका को, तो भाई लोग पुलिस वालों को लेकर आए थे, तब बच गए थे। अब की बार उनके भाई ने ही बंधक की तरह बनाया हुआ था, उनको बांधा हुआ था, अंगूठा लगाने की कोशिश करते, किसी तरह वो बच के भागे। अब वो किधर के भी नहीं रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा ये सब बातें करते हैं। लेकिन उससे हरिहर काका का दिल दुखा रहता है कि ना तो मेरे भाई मेरे सगे हैं, और ना ही ये जो महंत हैं ये भी कोई सही व्यक्ति नहीं है जो मेरे ज़मीन के पीछे पड़े हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, उनका मन दुखी हो जाता। अब जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 2 गार्ड तैनात कर दिए हैं, और तैनात कर दिए उनके घर के पास कि अब तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। ठीक है, घर वाले और जो महंत हैं उनके अपने अपने गुंडे हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि जब वो हरिहर काका मरेंगे तो ये उनकी बॉडी ना ले जाए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बचाने के लिए उस बॉडी को, या अपना सर से रखने के लिए, एक तरीके से वो रक्षा ही कर रहे हैं उनकी, दूसरे से बचाने के लिए। और वो अलग अलग मेनली पुलिस वाले उनके घर के पास रहते हैं। तो उसमें लास्ट में ये लिखा भी है कि जो जिनके पास घर है, जिनका सब कुछ है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, और जिनके पास जो आराम से नौकरी कर रहे हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, आराम से वो मज़े ले रहे हैं। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जिनका सब कुछ है वो दुखी हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो उन्होंने कहा है जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाला करे विलास। यानी खाने वाले जो उनके सामने हैं, पुलिस वाले हैं, गार्ड हैं, ये मज़े कर रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और जिनका सब कुछ है वो उदास हैं, मायूस हैं, और उनका जी उन सब चीज़ों से उठ गया है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हरिहर काका इतने दबाव झेलने के बाद भी हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे हाथ नहीं करूँगा, किसी के नाम नहीं करूँगा। वो जानते हैं कि सब लोग मेरे से जो भी बात कर रहे हैं, हंसी खुशी की बात कर रहे हैं, दबाव की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मेरी ज़मीन के लिए कर रहे हैं। अगर मेरी ज़मीन नहीं होगी तो अगर ये ज़मीन किसी के हाथ चली गई तो मैं भिखारी बन के रह जाऊँगा। और वो एक व्यवहारिक बात करते हैं, वो 2 बार ऐसी बात करते हैं। एक तो ये कि वो अनपढ़ हैं लेकिन फिर भी वो अपनी ज़मीन किसी को नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है मेरी जितनी भी कदर है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पुलिस वाले ही गार्ड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास ज़मीन है। अगर मैंने नाम लिख दी तो मैं ख़त्म। और दूसरी बात वो पहले कहते हैं कि जब उनसे लोग कहते हैं कि आप शादी कर लो, बार बार शादी कर, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं है संतान सुख तो नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता। ठीक है, तो वो अनपढ़ होते हुए बहुत सांसारिक जो उनकी दुनियादारी है उसमें वो बहुत सटीक हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे।
ये महत्वपूर्ण है। हरिहर काका की विशेषताएं, कथावाचक से उनका संबंध, और जो ठाकुरबाड़ी है, महंत हैं, उनके भाई, उन जो विचारधारा है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पाठ का सार इसलिए बता दिया ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें और अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।